देखो सिविक्स का लेसन 2 क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। जब कोई व्यक्ति सत्ता में साझेदारी लेता है तो उसके अंतर्गत जो कार्य होता है उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में कोई भाग लिया तो उसमें क्या कार्य है, नगर पालिका या नगर पंचायत में भाग लिया तो उसमें क्या कार्य है, या क्या उसकी विशेषता है कार्य की, या इनकम क्या है, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो देखो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मेन रूप से पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग को मूल रूप से पढ़ना है। और इनका जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को। तो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किस समिति के आधार पर हुआ था इसका शुरुआत, तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। बलवंत राय मेहता के नाम के आधार पर एक समिति का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम पड़ा क्या, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और इसमें हम लोग को पढ़ना है बिहार की पंचायती राज व्यवस्था, खास करके बिहार की पंचायती राज व्यवस्था। तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था 3 तरह से स्तरीय में होती है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो यहाँ देख लीजिए बिहार की पंचायती राज व्यवस्था 3 तरह से बटा हुआ है। पहला है 2 स्तरीय, दूसरा है 3 स्तरीय, तीसरा है 4 स्तरीय। ये एकलौता है, समझ लीजिए। ये 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में है, केवल 4 स्तरीय केवल पश्चिम बंगाल में है। 3 स्तरीय अधिकतर राज्य में, भारत के अधिकतर राज्य में। 3 स्तरीय भारत के अधिकतर राज्य में है, जो बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है। बिहार में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हैं, 3 स्तरीय है। और देखिए पंचायती राज व्यवस्था का नींव रखा गया था सबसे पहले कब, 1957 से 59 के बीच, 57 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस समिति का नाम पड़ता गया धीरे धीरे, ढेरों सारी समिति से लोग जुड़ते गए। और इस समिति से जुड़ते जुड़ते बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इनके बाद आता है अशोक मेहता समिति, ठीक। अशोक मेहता समिति ये आते हैं 1988 के आसपास में। अशोक मेहता समिति में था, ये 2 स्तरीय था, ये 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। 2 स्तरीय 3 स्तरीय में कौन कौन आएंगे कौन कौन नहीं आएंगे वो हम बताएंगे। तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय थी, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। और अशोक मेहता समिति के आधार पर 2 स्तरीय शासन व्यवस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी कब, 1988 के आसपास में। और इनके बाद एक आते हैं एलएम करके नाम आता है, एलएम सिंधवी समिति। एलएम सिंधवी समिति ये आए थे, लगता है कि 1990 के आसपास में एलएम सिंधवी समिति आए थे 3rd में। तो पहले आए थे बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई कहाँ, तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद अशोक मेहता की समिति के आधार अशोक मेहता के नाम पे अशोक मेहता समिति बना, कब, 2 स्तरीय थी वो 1998 में। एलएम सिंधवी समिति तीसरा में आया। और 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली थी। और उसके बाद मनन चिंतन यानी कि बहुत गहन सोच विचार विमर्श के बाद बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई कब, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, जो कितने स्तरीय थी, 3 स्तरीय। और पश्चिम बंगाल की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है, 4 स्तरीय। तो कि 3 स्तरीय में कौन कौन से भाग आते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ हम लोग का स्पेशलिस्ट बिहार का पढ़ना है, बिहार की पंचायती राज व्यवस्था।
बिहार की पंचायती राज व्यवस्था। तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, अभी हम बताएं। जिनको नोट करना शॉर्ट पॉइंट में ऐसे नोट कर सकते हैं। पंचायत के बारे में भाग 9 में वर्णन है। भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में। 9 का क में है नगर पालिका, 9 का ख में है सहकारी समिति। तो हम लोग को पढ़ना है क्या, भाग 9 केवल, ठीक। और 9 का क, 9 का ख हम लोग को नहीं पढ़ना। 9 में है पंचायत के बारे में वर्णन है, जो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1991, 11वीं अनुसूची के तहत, 11वीं अनुसूची को इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को इसी संविधान के तहत जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को नगर पालिका के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के तहत 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, पंचायत के लिए, और नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया नगर पालिका के लिए, ठीक है। तो हम लोग को अभी मुख्य रूप से पहले पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था। तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पहला। दूसरा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा, जिला स्तर पर जिला परिषद। प्रखंड ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के भी 4 भाग होते हैं। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, और थर्ड है मुखिया। यही पे है मुखिया, ग्राम सभा का मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राम पंचायत में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा है क्या, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में 18 वर्ष से उम्र वाले लोगों को जोड़ा जाता है। मतलब कि कोई पंच बैठा, 5 लोगों का पंच, 5 लोगों का पंच बैठा, तो उसमें सभी लोग जो फैसला सुना, जो दोषी हो और जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ हो गांव में, मोहल्ला में, उनको उनके फैसले के लिए लोग जो बैठते हैं, अधिकतम कम से कम वो 18 वर्ष या उससे अधिक के होने चाहिए। तो वही उसी में जुड़ते हैं ग्राम सभा। अगला आता है मुखिया, जो फैसला सुनाएगा। मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम रक्षा दल जिस तरह से अभी हम लोग कह सकते हैं कि पुलिस उस समय 18 से प्लस उम्र वाले और 35 से कम वाले लोगों को जोड़ा जाता था ग्राम कचहरी में, लोगों को जोड़ा जाता था ग्राम रक्षा दल में, सॉरी ग्राम रक्षा दल में, जिससे अभी हम लोग कह सकते हैं कि पुलिस बनाया जाता था, यानी गांव में पुलिस के रूप में, जिन्हें डंडा पैना ये सब
दिया जाता था गांव की रक्षा के लिए, उसे कहते थे ग्राम रक्षा दल। अगला ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी यानी अभी के तौर पे कर सकते हैं कोर्ट कचहरी जिसे बोलते हैं। तो ग्राम कचहरी का अर्थ हुआ कि जब मुखिया फैसला सुनाया तो इसका सजा सुनाने वाला, सजा देने वाला या सुनाने वाला, ठीक है। तो ग्राम पंचायत चार स्तर पे थे, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को आम सभा भी कहा जाता है, ग्राम सभा को आम सभा भी कहा जाता है। ग्राम रक्षा दल को अभी के तौर पे कह सकते हैं पुलिस, प्रशासनिक व्यवस्था, ग्राम कचहरी न्याय व्यवस्था या न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। तो तब तक ये पॉइंट नोट कीजिए। देखिए, ग्राम पंचायत के गठन के लिए 5000 से 7000 आबादी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के गठन के लिए 5000 से 7000 आबादी होनी चाहिए। पंचायत समिति के गठन के लिए 7000 से अधिक होनी चाहिए। और जिला परिषद के गठन के लिए 50000 से अधिक आबादी होनी चाहिए। 50000 से अधिक आबादी होनी चाहिए। किसके लिए? जिला परिषद के लिए 50000 से अधिक आबादी होनी चाहिए। पंचायत समिति के गठन के लिए 7000 की आबादी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के गठन के लिए 5000 से 7000 की आबादी होनी चाहिए। और उसमें भी क्या 500 पर एक वार्ड नियुक्त किया जाता है। 500 आबादी पर एक वार्ड नियुक्त किया जाता है। 500 की आबादी पर एक वार्ड नियुक्त किया जाता है। और पंचायत समिति के गठन के लिए 7000 आबादी चाहिए। और जिला परिषद के गठन के लिए कम से कम 50000 आबादी चाहिए जिला परिषद होने के लिए। और उसमें देख लीजिए, ग्राम पंचायत का प्रधान प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद का प्रधान। जिला परिषद का प्रधान मेयर या महापौर कहलाता है, ठीक है। और ग्राम सभा यानी आम सभा, इसमें भी 500 पर एक वार्ड नियुक्त किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान प्रमुख होता है। और पंचायत समिति के गठन के लिए 7000 से अधिक की आबादी होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान, देखिए, ग्राम पंचायत पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 पॉइंट है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान प्रमुख कहलाएगा, पंचायत समिति का प्रधान सरपंच कहलाएगा, जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान प्रमुख कहलाएगा, पंचायत समिति का प्रधान सरपंच कहलाएगा और जिला परिषद के प्रधान अध्यक्ष कहलाएंगे, ठीक है। और उसमें भी क्या, तो ये इसमें 4 स्तरीय आएगी, ग्राम सभा यानी आम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। और उसके बाद सेकेंड आता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? सरपंच। और सरपंच की सहायता के लिए 2 पद नियुक्त किए जाते हैं, न्याय मित्र, न्याय सचिव, ठीक है। न्याय मित्र और न्याय सचिव, ये दोनों सरपंच की सहायता के लिए चुने जाते हैं। और सरपंच किसी भी 10,000 से अधिक कीमत वाली वस्तु पर सुनवाई नहीं कर सकता है। अधिकतम 10,000 की कीमत वाली वस्तु पर सुनवाई कर सकता है। और जुर्माना 1000 से अधिक नहीं ले सकता है। जुर्माना 1000 से अधिक नहीं ले सकता है। इन सरपंच जो है
अगर किसी को दंड देगा तो 1000 से अधिक का जुर्माना नहीं ले सकता है, और किसी चीज पे फैसला सुनाना होगा तो 10,000 से अधिक कीमत की वो वस्तु नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी क्या, अगर कारावास की बात आती है, सजा देने की, जेल की बात आती है, तो वो 24 घंटा का कारावास दे सकता है। उसके बाद कोर्ट में उसको उपस्थिति दर्ज कराकर उसे आगे की फैसला या प्रक्रिया जारी किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर इससे ज्यादा वो रखता है तो कानूनन अपराध है। ठीक है, तो अब आता है जिला परिषद। जिला परिषद के गठन के लिए 50,000 आबादी की होनी चाहिए, और इसके अध्यक्ष, इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, जो मेन होते हैं उसको अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तब तक नोट कीजिए। तो देखिए, ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत होता है निम्न स्तर का होता है, निम्न स्तर का। प्रखंड स्तर पर जो होता है मध्य स्तर का, मध्य स्तर का। ये निम्न स्तर का होता है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये जिला परिषद का उच्च स्तर, या इसको तीसरा स्तर भी कह सकते हैं, तीसरा स्तर, उच्च स्तर। और ये निम्न स्तर का। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें कई भागों में बटे हुए थे शासन के लिए। भारत के संविधान की तो यही खूबसूरती है कि ये बहुत सारे लोग मिलकर एक ही देश पर शासन करते हैं। तो तरह तरह के नियम कानून बनते हैं जो आप लोग को अपराध से भी रोकते हैं, या फिर अपराध का कारण भी कभी कभी बन जाता है। तो ये कई भागों में बटा हुआ था ग्राम पंचायत, ये सब बटे हुए रहते हैं। तो तीसरा स्तर या उच्च स्तर कहा जाता है जिला परिषद को। और सरपंच की सहायता के लिए राज्य सरकार 2 पद की बहाली निकालती है। 2 पद की बहाली निकालती क्या, न्याय मित्र और न्याय सचिव। न्याय मित्र जो होता है उसके कार्यों में हाथ उठाता है, और उनके कागजात को कौन संभाल के रखता है, तो न्याय सचिव। कागजातों को कौन संभाल कर रखता है, न्याय सचिव। और ये बता दिए कि 10,000 से अधिक कीमत वाली वस्तु को सुनवाई नहीं कर सकता है, केवल 10,000 तक या उससे नीचे की वस्तु को, और 1,000 तक जुर्माना लगा सकता है, और 24 घंटा का कारावास दे सकता है। और इन सभी में जो चुनाव होगा तो इसके निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो करेंगे। ठीक है, और ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होते हैं, जो अब बढ़कर लगभग 26 से 30 हो गई है। पहले 15 से 16 वार्ड होते थे और अब बढ़कर 26 से 30 हो गई है ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या। और एक वार्ड की नियुक्ति 500 आबादी पर की जाती है। एक वार्ड की नियुक्ति कम से कम 500 आबादी होगी तो वो एक वार्ड में बनेगा। और पहले वार्ड कितना होता था, 15 से 16, लेकिन अब 26 से यानी 25 से 30 कर दी गई है। एक पंचायत समिति में तो 26 से 30 वार्ड पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 26 से 30 वार्ड कर दी गई है बढ़ाकर, जो पहले 15 से 16 थी। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्या कि विभिन्न पद पर उपस्थित लोगों का वेतन। हेडिंग देंगे हम लोग, विभिन्न पदों पर उपस्थित लोगों का वेतन, जैसे सरपंच, उप सरपंच, और उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनका वेतन क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जीते हुए वार्ड से 10 उप मुखिया का चुनाव करते हैं। जीते हुए वार्ड से 10 उप मुखिया का चुनाव करते हैं, जिनका वेतन 1200 होता है, लगभग 1200। और जीते हुए सरपंच उप सरपंच का चुनाव करते हैं, इनका वेतन लगभग 1200 होता है। ठीक है, तो जीते हुए वार्ड से 10 उप मुखिया का चुनाव करते हैं, और जीते हुए पंच उप सरपंच का चुनाव करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पद का नाम और वेतन। तो मुखिया का वेतन है
ये सभी 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए होता है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था की खूबसूरती है कि सारे के सारे 5 वर्षों के लिए कार्यकाल का ही है। तो मुखिया का वेतन है कितना? 2500। मुखिया का वेतन 2500, सरपंच का भी वेतन है 2500, और उप मुखिया का है 1200, उप मुखिया का 1200, उप सरपंच का वेतन 1200। ठीक है। और उसके बाद क्या, जिला परिषद के सदस्य का, तो इनका वेतन है 1000। और पंचायत समिति के सदस्य का, तो इनका भी वेतन है 1000। ठीक है। और उसके बाद बात आती है वार्ड और पंच की। तो वार्ड और पंच को वेतन मिलता है 500 रुपया। वार्ड और पंच को वेतन मिलता है 500। और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, जिला परिषद के अध्यक्ष का वेतन है 12000, और जिला परिषद के उपाध्यक्ष का वेतन है 10000। ठीक है। और प्रमुख और उप प्रमुख का वेतन है 5000। ठीक है ना? गलती, उप मुखिया 2500। देखिए, जिला परिषद का अध्यक्ष का है 12000, और उसके बाद जिला परिषद के उपाध्यक्ष जो इससे नीचे का पोस्ट पर होते हैं उनका वेतन है 10000। और उसके बाद आती है बात प्रमुख की, तो इनका वेतन है 10000, और उप प्रमुख का वेतन 5000। उप प्रमुख का वेतन 5000। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। मुखिया का वेतन है 2500 मंथली, सारा का सारा वेतन मंथली है। मुखिया का वेतन 2500, सरपंच का वेतन भी 2500, दोनों का वेतन कॉमन है, याद करने के लिए बताते रहे। मुखिया और सरपंच का वेतन 2500 है, और उप मुखिया और उप सरपंच का वेतन जो इससे नीचे का पोस्ट का है, तो उनका भी वेतन 1200 है। ठीक है। और जिला परिषद के सदस्य का वेतन और पंचायत समिति के सदस्य का वेतन 1000। ठीक है। और उसके बाद वार्ड और पंच का वेतन है 500। और हम बताए हैं कि एक वार्ड की नियुक्ति 500 की आबादी पर किया जाता है, और ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड थे पहले, जो अब बदलकर 26 से लगभग 30 कर दिए गए हैं। तो वार्ड और पंच का वेतन है 500। उसका जिला परिषद के अध्यक्ष का वेतन है 12000, और उपाध्यक्ष और प्रमुख का, जिला परिषद के उपाध्यक्ष और प्रमुख का वेतन है 10000, और उप प्रमुख जो प्रमुख से नीचे का पोस्ट है उनका वेतन है 5000। और इसके बाद हम लोग लिखाएंगे पद का नाम और उनके योग्यता की आयु, जो उम्र चाहिए वो बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए। तो लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए कितना आयु चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष। मुख्यमंत्री के सदस्य बनने के लिए, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल 6 वर्षों का। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का था। राष्ट्रपति के सदस्य या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए। राज्यपाल के सदस्य या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है। और भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, इनके हटाने की प्रक्रिया को। ठीक। और इसमें देखते हैं हम लोग क्या कि इन सभी को उम्र तो पता चल गया, लेकिन उसमें और कुछ क्वालिटी होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो उसमें हम लोग देखते हैं दिवालिया ना हो, यानी कर्जदार ना हो। ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। देखो, योग्यता किसी भी पोस्ट के लिए, सरकारी पोस्ट के लिए, राजनीतिक पोस्ट के लिए लिख सकते हो उसको, राजनीतिक पद के लिए दिवालिया ना हो,
दिवालिया ना हो यानी कि किसी का कर्जदार ना हो, कर्ज में ना डूबा हो, कर्जदार ना हो, ठीक है। उसके पास संपत्ति लिमिट में होनी चाहिए, सीमित, या ये नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। उम्र तो देख ही ली कि अगर कौन कौन पोस्ट है, किस दल में जाना है, तो उस हिसाब से उम्र, ठीक। और उसके बाद क्या, भारत का नागरिक हो, ये 3 बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका भी 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में पढ़ना है, जो अगले वीडियो अगले क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है।